हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रेनबो एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बहुत नज़दीक है आपका एग्जाम और इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है कि राष्ट्र का शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक प्रगति किस पर आधारित होती है। ऑप्शन है आपका शिक्षक पे, प्रशासक पे, नेता पे या राष्ट्रपति पे। क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे तो कहता है कि जो किसी भी राष्ट्र का जो प्रगति होता है वो किस पे आधारित मतलब राष्ट्र का जो प्रगति है, जैसे शैक्षिक प्रगति, धार्मिक प्रगति और सामाजिक प्रगति, वो किस पे निर्भर करता है। शिक्षक पे, प्रशासक पे, नेता पे या फिर राष्ट्रपति पे। तो इसका सही आंसर है शिक्षक, क्योंकि आपको पता है शिक्षक को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ये है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। और अगला सवाल है आपका, बच्चों की शिक्षा आरंभ होती है। तो बच्चों की शिक्षा कहाँ से आरंभ होती है? उसके माता पिता से, पुस्तकों से, शिक्षकों से या धर्म ग्रंथों से। तो सबसे पहले जो बच्चों की शिक्षा आरंभ होती है वो उसके माता पिता से होती है। तो इसका भी सही आंसर है फर्स्ट नंबर। थर्ड क्वेश्चन है, बच्चों को सर्वप्रथम शिक्षा देनी चाहिए। किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? भाषा की शिक्षा देनी चाहिए, व्याकरण की शिक्षा देनी चाहिए, गणित की शिक्षा देनी चाहिए या फिर पर्यावरण की शिक्षा देनी चाहिए। देखिए आप इस क्वेश्चन को समझिए। बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है, अगर वो 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, तो वो कुछ जो अपनी मातृभाषा होती है, मदर टंग होता है, उसे वो बोलना शुरू कर देता है थोड़े। वहाँ पे उसको व्याकरण की तो जरूरत नहीं है, ना ही उसे गणित का नॉलेज है और ना ही उसे अपने पर्यावरण का नॉलेज है। तो बच्चा को सर्वप्रथम उसे अपनी भाषा की शिक्षा देनी चाहिए। जो भी भाषा हो, हिंदी हो, उर्दू, जो भी भाषा हो, लेकिन उस भाषा का व्याकरण उसे नहीं मालूम होता है। सिर्फ वो उस भाषा को बोल लेता है, ना तो उसे लिखना जानता है, ना उसे पढ़ना जानेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? भाषा की शिक्षा देनी चाहिए। अगला सवाल है, विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए आवश्यक है। आप अगर चाहते हैं कि विद्यालय में बच्चा रुके, तो विद्यालय में बच्चा को रोकने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपनाएंगे? साफ सुथरा कपड़ा पहन के आने के लिए बोलेंगे, खाने का प्रबंध करेंगे, शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाएंगे, या फिर तो ऑप्शन डी इसका छूट गया था। उसका ऑप्शन डी है अपनत्व का वातावरण, मतलब अपनापन। तो देखिए विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? तो वहां जरूरत है अपनत्व का वातावरण। एक छोटे बच्चे को और क्या चाहिए? उसे जब अपनापन महसूस होने लगता है शिक्षकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो वो वहां पे रुक सकता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर है अपनत्व का वातावरण। अगला सवाल है आपका, श्यामपट्ट एवं शिक्षक के शरीर के बीच कौन होना चाहिए? मतलब कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और जो श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड है उसके बीच में कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? तो ऑप्शन है आपके पास 45 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर होता है 45 डिग्री, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड है और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 45 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है। अगला, श्यामपट्ट कार्य में छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड जो वर्क होगा, मतलब कि आप सवाल को क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे जब देते हैं तो वहाँ पे बच्चों की भागीदारी किस प्रकार से होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए, सामान्य होना चाहिए, या फिर हम कह नहीं सकते हैं कि कितना होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है अधिकतम होनी चाहिए। बच्चों में ये श्यामपट्ट कार्य ज़्यादातर होना चाहिए, उन्हें बोर्ड पे आके सवाल को बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसकी सहभागिता अधिकतम होनी चाहिए, आंसर यही है इसका। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। 7 नंबर का है, एक श्रेष्ठ शिक्षक के गुण में निहित माना जाता है। जो एक अच्छे शिक्षक होते हैं उसके शैक्षणिक गुण किस प्रकार से निहित माना जाएगा? ऑप्शन है शिक्षण की योग्यता में, संयमशीलता में, मौखिक में, या फिर व्यवसायिक निष्ठा एवं प्रेम में। यहाँ पे संयमशीलता होगा, यहाँ पे स की जगह शीलता होगा। ठीक है, चलिए आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर है व्यवसायिक निष्ठा एवं प्रेम। मतलब व्यवसायिक निष्ठा यहाँ से कहने का मतलब है टीचिंग का जो पेशा है, उसका जो व्यवसाय है, उसमें उसकी कितनी निष्ठा है और वो अपने काम से, उस निष्ठा से, उस व्यवसाय से कितना प्रेम करता है, इस पे उसका गुण निहित होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं।
और अगला सवाल है आपका, यदि आपको पढ़ाने के उपरांत भी छात्र किसी वस्तु को समझने में असमर्थ रहे तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप कभी भी जब टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करें तो आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलें, ठीक है। कभी भी आप बच्चे को गलत नहीं ठहरा सकते, हमेशा आपको बच्चे के प्रति पॉजिटिव लेके चलना है। जैसे इस सवाल में आप समझिए कि अगर उसे समझ में नहीं आए तो आप क्या करेंगे? कभी भी आप आंसर ये नहीं देंगे कि वो समझ नहीं पा रहा या उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा। हमेशा आपको जो आंसर देना है वो बच्चे के प्रति पॉजिटिव आंसर देना। चलिए हम लोग ऑप्शन से समझते हैं कि आप क्या करेंगे। आप पुनः समझाने के सभी प्रयत्न त्याग देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे कि अब ये समझेगा नहीं। दूसरा, आप नए ढंग से समझाने का उसे प्रयास करेंगे। थर्ड नंबर ऑप्शन है, आप सोचेंगे कि बार बार पुनरावृत्ति करना केवल समय की बर्बादी हो रही है, क्योंकि बार बार हम इसे समझा रहे हैं और ये समझ नहीं रहा। या फिर आप उसे छात्रों के साथ सहानुभूति रवैया रखेंगे। देखिए, अब इस सवाल को आप समझिए कि आप क्या करेंगे। उसे फिर से पढ़ाना छोड़ देंगे कि अब ये समझेगा ही नहीं तो नहीं चलेंगे? नहीं, इसका सही आंसर ये है कि उसे आपको नए ढंग से समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी नंबर। कभी भी आप उसे ये नहीं कहेंगे कि हम इसे त्याग देंगे, अब ये समझेगा नहीं, या फिर मेरी समय की बर्बादी हो रही है, ये पढ़ नहीं पा रहा। ये बर्बादी लिखा हुआ है। तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं और ये सवाल है कि आज अध्यापक के घटते हुए प्रतिष्ठा का मुख्य कारण क्या है? यानी कि आज के जो अध्यापक हैं उनका मान प्रतिष्ठा कम हो रहा है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, समाज का भौतिकवाद दृष्टिकोण, अधिक धन कमाने की इच्छा, कर्तव्य के प्रति उदासीनता और अध्यापक का राजनीतिक में भाग लेना। देखिए, अब इसका सही आंसर क्या होगा वो बताइए आप। तो हम बताते हैं इसका सही आंसर है कर्तव्य के प्रति उदासीनता। आपको हम कहें ना कि कभी भी आप मतलब उसको गलत नहीं ठहरा सकते, आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें ऑप्शन में नहीं बता सकते हैं, आपको पॉजिटिव बताना है। तो सही आंसर इसका है कि कर्तव्य के प्रति उदासीनता। आप कहेंगे कि जो शिक्षक है वही अपने कर्तव्य के प्रति क्या है, उदासीनता है, उस कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं है उसके अंदर। तो इसी वजह से ये अध्यापक का जो प्रतिष्ठा है उसमें कमी आया है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं 10 नंबर। एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा शिक्षण में अधिक ध्यान देता है। एक अच्छा शिक्षक आप किसे कहेंगे? जो कक्षा पढ़ाते समय किसे ज्यादा ध्यान देता है? गरीब तथा कमजोर छात्रों को, प्रतिभाशाली छात्रों को, अपंग तथा मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों को, या सभी छात्रों पर जो ध्यान देता है उसे आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में देखेंगे? तो इसका सही आंसर है वो शिक्षक जो कक्षा में सभी छात्रों पे विशेष ध्यान देता है या सभी छात्रों पे बराबर ध्यान देगा, वही क्या होगा, एक अच्छा शिक्षक कहलाएगा। केवल वो एक प्रकार के या फिर कहें कि केवल एक तरह के बच्चों पे अगर ध्यान दे रहा है तो उसे आप अच्छा शिक्षक नहीं कहेंगे। शिक्षक का काम है कि पूरे क्लास में जितने बच्चे हैं उन सभी पे बराबर ध्यान देना और सभी को एक साथ लेके कक्षा में आगे बढ़ना। तो इसका सही आंसर है सभी छात्रों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। अगला सवाल है, अध्यापन के प्रभावशाली होने का प्रमाण है कि मतलब जो पढ़ाया गया वो प्रभावशाली हो रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो कक्षा में सभी छात्र शांत रहे इससे पता चलता है, गृह कार्य पूरा कर लिया है कि नहीं इससे पता चलेगा, ये सभी छात्र प्रश्नोत्तर प्रतिभाग करें या फिर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। किस बात से हमें पता चलेगा कि जो अध्यापन का कार्य है वो प्रभावशाली हो गया? देखिए, शांत रहने से तो हम पता नहीं कर सकते कि अध्यापन का कार्य पूरा हो गया है। गृह कार्य भी वो कहीं से भी बना के ला सकता है। अच्छे अंक परीक्षा में तो वो किसी तरीके से रट वगैरह कभी प्राप्त कर सकता है या इधर उधर से ले आया चीटिंग वगैरह करके। तो इसका सही जो आंसर है वो है कि सभी छात्र जो है वो प्रश्नोत्तर में प्रतिभाग करें। जब प्रश्न उत्तर किया जाए तो उसका सही सभी लोग उसमें भाग लेके जवाब दें, तो हम कहेंगे कि जो अध्यापन है वो प्रभावशाली ढंग से हो रहा है या सही तरीके से पढ़ाया गया उसे समझ गए हैं। अगला सवाल है, बच्चों में साहस की भावना विकसित करने हेतु एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए? उसे उपदेश देना चाहिए, साहस की कहानियां सुनानी चाहिए,
ठीक है, अगला जो बी ऑप्शन है उसका है कहा साहस की कहानियां सुनानी चाहिए, या सी लड़ाई की ट्रेनिंग देनी चाहिए, या कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों में साहस की भावना विकसित करने के लिए उसे साहस की कहानियां सुनाई जानी चाहिए, तभी उसके अंदर क्या होगा, साहस की भावना उत्पन्न होगी, साहस उत्पन्न होगा। अगला सवाल हम लोग चलते हैं, शिक्षक की प्रणाली क्या है। जो शिक्षक पढ़ाने का जो तरीका है उसकी प्रणाली क्या है, व्याख्या प्रणाली है, स्पष्टीकरण प्रणाली है, वर्णन प्रणाली है, या उपयुक्त सभी है। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो वो किसी टॉपिक को व्याख्या भी करेगा, स्पष्टीकरण भी करेगा, वर्णन भी करना पड़ता है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, आपकी आपकी पसंद वह बच्चा है। अब आप मान लीजिए एक शिक्षक हैं, तो आपको किस तरह के बच्चे पसंद होंगे, जो सुंदर और स्वस्थ हो, साफ सुथरा हो, आज्ञाकारी हो, या सक्रिय हो। यहाँ ऑप्शन आपको दिए हुए, आप आंसर बताइए इसका। बिल्कुल, इसका सही आंसर है सक्रिय। जो बच्चा क्लास में एक्टिव हो उसे ही आपको पसंद करना है। हमने कहा ना कि आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके इसका आंसर देना है। ये नहीं कि कोई बच्चा बहुत साफ सुथरा है तो आप उसे पसंद तो नहीं कर सकते हैं, सुंदर है उसे भी आप नहीं कर सकते हैं, ओबीडेंट है, केवल ओबीडेंट रहने से तो काम नहीं चलेगा। उस बच्चे को क्लास में एक्टिव होना चाहिए, जब आप सवाल जवाब करें या फिर उसे पढ़ने में रुचि दिखाना चाहिए। तो इस तरीके से जो सक्रिय बच्चा होगा उसे ही पसंद किया जाना चाहिए। एक छात्र प्रायः कक्षा में भयभीत, छात्रा जो है वो प्रायः कक्षा में क्या है, भयभीत रहती है। ठीक है, मतलब एक छात्रा है तो उसे कक्षा में हमेशा डर भय टाइप के लगते रहता है। तो आप कड़ाई से उसका कारण पूछेंगे, मतलब डांट डपट के उसका कारण पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों रखते हैं, या फिर प्रधानाध्यापक को आप सूचित करेंगे, या अगला ऑप्शन है इसका उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, या फिर अपनत्व या प्यार से उसका उत्साहवर्धन करेंगे। तो बताइए इसका सही आंसर है उसे अपनत्व व और प्यार से उसका उत्साहवर्धन करेंगे, अपनापन दिखाएंगे, उसका उत्साह बढ़ाएंगे, और तब जाके उसे पूछेंगे कि आप कक्षा में इस प्रकार से भयभीत क्यों रहते हैं। अगला सवाल, एक छात्र प्रतिदिन अपने विषय के घंटे को छोड़ देता है। ठीक है, सवाल इस प्रकार से है कि एक छात्र जो है वो प्रतिदिन आपके विषय, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस पीरियड को, उस घंटे को वो छोड़ देता है, अटेंड नहीं करता है क्लास में। तो आप उसको कैसे सुधारेंगे, आप उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, छात्र को कड़ा दंड देंगे, सोचेंगे कि अध्यापन में कहीं त्रुटि है अतः सुधार करेंगे, या उस तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर है कि हम उसका कारण जानने की प्रयास करेंगे कि क्यों वो हमारे क्लास को छोड़ रहा है। ठीक है, और तब जाके फिर हमें पता चलेगा और हम उसे सुधार करेंगे। अगला, स्कूल से भागने वाले बच्चे को आप, जो बच्चा स्कूल से भाग जा रहा है उस बच्चे को आप क्या करेंगे। ऑप्शन है आपके सामने, समझा बुझाकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे, छोटा मोटा काम करने की सलाह देंगे, भागने के कारण जानकर उसे दूर करेंगे, या कोई भी ध्यान नहीं देंगे। तो जो बच्चा स्कूल से भाग जाता है उसके लिए आपको क्या करना है कि भागने के कारण को जानकर उन्हें दूर करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है भागने के कारणों को जानकर उसे दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षक कौन है। ठीक है, आपको पूछा एक सक्सेस टीचर कौन सा होगा, सक्सेसफुल टीचर। तो ऑप्शन है इसका, शांत रहता है तथा अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, शांत रह के चुपचाप से अपने कार्य करता है। ऑप्शन बी है, सहनशीलता होने के साथ साथ अधिनायकवादी दृष्टिकोण रखता है, या कक्षा में जाने से पूर्व पढ़ाए जाने वाले पाठों अथवा विषय वस्तु को पूर्व योजना तैयार करता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया हुआ, चलिए आपको हम बता देते हैं ओरली, ऑप्शन डी भी इसमें है। और ऑप्शन डी है कि विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। मतलब कि जब बोर्ड परीक्षा होता है तो उसमें उसको कॉपी चेक वगैरह करने के लिए, प्रैक्टिकल लेने के लिए उनको बुलाया जाता है। क्या वे अच्छे शिक्षक होंगे, सफल शिक्षक है? तो जी नहीं, इसमें सही जो ऑप्शन है वो सफल शिक्षक उसे कहेंगे जो कक्षा में जाने से पूर्व पढ़ाए जाने वाले पाठों अथवा विषय वस्तुओं को पूर्व योजना तैयार करता है, मतलब उसे
कौन सा विषय या कौन सा पाठ पढ़ाना, उसकी पहले से वह यह योजना बना के जाएगा कि हमें ये पढ़ाना है, उससे ही आप सफल शिक्षक मानेंगे। अगला सवाल है, अभिरुचि का आशय है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष से, ऑप्शन है आपके सामने कि किसी व्यक्ति विशेष वस्तु को पसंद या नापसंद करना, या किसी विषय वस्तु को विश्वास अथवा अविश्वास करना, सतर्क अथवा असतर्क सतर्क नहीं रहना, विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक सोच अथवा नकारात्मक सोच रखना। चलिए सही आंसर आप इसका बताइए कि अभिरुचि का आशय क्या है। चलिए तो एक्सप्लेन कर देते हैं इसका। देखिए अभिरुचि जो है, आप इसे सामान्य शब्दों में रुचि या इंटरेस्ट के जैसा आप इसे देख सकते हैं। तो इंटरेस्ट क्या होता है? किसी चीज को पसंद अथवा नापसंद करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल है, अभिरुचि एक। अभिरुचि एक क्या है? चयनात्मक पक्ष है, सौंदर्यभूति प्रक्रिया है, सृजनात्मक प्रक्रिया है, या फिर सामाजिक प्रक्रिया है। तो अभिरुचि एक जो है वो इसका सही आंसर जो है वो है चयनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि हम इसमें चयन करते हैं। अभी आपको बताया कि अभिरुचि को आप रुचि के जैसा, सामान्य शब्दों में आप समझिए कि ये रुचि इंटरेस्ट है, तो हम अपने इंटरेस्ट को चयन करते हैं कि हाँ हमें इस चीज को पसंद है, ये चीज पसंद नहीं है, हमें इस चीज में इंटरेस्ट है। इसीलिए अभिरुचि क्या है? एक चयनात्मक प्रक्रिया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभिरुचियां, जो इंटरेस्ट होता है वो जन्मजात होता है, अर्जित होता है, या फिर जन्मजात व अर्जित दोनों होते हैं, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं होगा, नन होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन डी लिख सकते हैं कि नन, कोई भी नहीं है। तो बताइए, जो इंटरेस्ट होता है क्या वो जन्मजात मतलब कि जन्म के समय से ही होता है? अर्जित का मतलब होता है कि हम बाद में उस चीज को अर्जन करते हैं, अपने में लाते हैं, या फिर दोनों हो सकता है। सही आंसर इसका बताइए। तो अभिरुचियां जो है वो जन्मजात और अर्जित दोनों होते हैं। इसका सही आंसर है सी नंबर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ 22 नंबर, अभिरुचियां होती है केवल घनात्मक, केवल ऋणात्मक, या घनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है अभिरुचियां केवल जो है वो घनात्मक होती है, इंटरेस्ट केवल पॉजिटिव होगा। अगला सवाल, शिक्षण क्रिया के तत्व होते हैं, शिक्षण क्रिया के कितने तत्व होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है वो शिक्षण क्रिया के 3 तत्व होते हैं। देखिए, एक शिक्षक, शिक्षार्थी मतलब कि स्टूडेंट, और इसमें जो शिक्षण सामग्री है, पठन पाठ्यक्रम आप कहिए, या शिक्षण सामग्री में जो भी चीजें इन्वॉल्व होती है, शिक्षण सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक वगैरह हो गया, इन तीनों को शिक्षण क्रिया के तत्व माना गया है। फिर से आप इसे याद कर लीजिए, शिक्षण क्रिया के 3 तत्व हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी या शिक्षण सामग्री जो उसमें शामिल है। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से आश्रित चर है, आश्रित मतलब डिपेंडेंट चर है, कौन जो है वो आश्रित चर है? ऑप्शन देखिए आप, अध्यापक, पाठ्यक्रम, छात्र या मूल्यांकन, कौन इसमें से जो है वो आश्रित चर है? तो इसका सही आंसर है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है वो एक चर, डिपेंडेंट वेरिएबल है, आप इसे आश्रित चर समझ सकते हैं, क्योंकि इसी पाठ्यक्रम ये डिपेंडेंट होता है, जब इसे शिक्षक पढ़ाएंगे या फिर शिक्षार्थी या छात्र पढ़ेगा तभी ये काम में आएगा, अन्यथा ये नहीं आएगा। तो ये डिपेंडेंट है। अगला है शिक्षण का प्रमुख कार्य। शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? मतलब जो टीचिंग है उसका प्रमुख कार्य क्या है? निदान करना, उपचार करना, मूल्यांकन करना, या तीनों, ए बी सी तीनों होगा। तो इसका सही आंसर है ए बी सी तीनों। शिक्षण का कार्य है निदान भी करना, उपचार करना, या फिर मूल्यांकन करना। 26 नंबर, शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, जो पढ़ाने का जो होता है वो मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? पाठ्य विषय वस्तु, विद्यार्थी, शिक्षक, या फिर मूल्यांकन। चलिए, इस सवाल को आपको बताए थे पहले भी, आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें काफी चीजें हमने एक्सप्लेन किया है। तो शिक्षण का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो है अभी विद्यार्थी। अभी के समय में जो हमारी शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा जिसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं बाल केंद्रित। मतलब जितनी भी योजनाएं हैं या जो शिक्षा की प्रणाली बनाई गई है वो बच्चे को सेंटर में रख के बनाया गया है, तो इसीलिए इसे बाल केंद्रित शिक्षा रहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन बोला गया कि केंद्र बिंदु कौन सा है, तो वो है विद्यार्थी। ठीक है, अगला सवाल, शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, विद्यार्थियों में निहित अंतर शक्तियों का विकास करना, निर्धारण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना, विद्यार्थियों के व्यवहार को परिमार्जनक लाना, या समय से निर्धारित पाठ्यक्रम को
पूरा करना। आप बताइए शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या होगा? चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्यार्थियों में निहित अंतः शक्तियों का विकास करना। ये पहले भी आपको बताया, फर्स्ट लेक्चर के दिन ही बताए थे कि शिक्षा में शिक्षक हमें कुछ देते नहीं है, बल्कि जो बालक के अंदर छुपी हुई प्रतिभा होती है, जो अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, सिर्फ उसको विकास करने में वो सहायक करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए नंबर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। आप किसी आदत या ज्ञान का जो अर्जन करते हैं उसको क्या कहते हैं? शिक्षण, अधिगम, व्यवहार परिमार्जन या फिर शिक्षा? तो इसे कहते हैं अधिगम, लर्निंग कहते हैं हम लोग इसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका अधिगम हो जाएगा, कि कोई चीज आप जो सीखते हैं, लर्न करते हैं, आदत हो गया, आपका ज्ञान हो गया, विवृत्ति हो गया, वो सब। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाएं होती हैं। जो शिक्षण प्रक्रिया है, फेजेस ऑफ टीचिंग है, उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर है वो है 3। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की 3 अवस्थाएं होती है, जिसे याद कर लीजिए आप। एक को बोलते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था या पश्च क्रियात्मक अवस्था, प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज या पोस्ट एक्टिव फेज। 3 प्रक्रिया है। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और अगला सवाल है हमारा, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में कुल सोपान कितने होते हैं? तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में कुल सोपान जो होते हैं वो 4 सोपान होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 4 नंबर, 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस तरीके से हम लोग आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। चैनल पे जो वीडियो है उसे आप ज़रूर देखिए, बहुत आपको हेल्पफुल मिलेगा, कुछ तो कॉन्सेप्ट मिलेगा जिससे आप आंसर बना सकते हैं। और तब तक के लिए फिर बाय बाय।